हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल पूजा डागर जी के क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम। स्वागत है सभी का पूजा डागर जी की क्लास में। यहाँ पर डीएसएसबी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स क्वेश्चन करने वाले हैं। 10 क्वेश्चंस रहेंगे, सेट नंबर 1 रहेगा और केवल 10 मिनट की क्लास रहेगी। तो जुड़े रहिए वीडियो में अंत तक। डीएसएसबी का जैसे कि एग्जाम आने वाला है तो हम जल्दी से प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चन की। तो डेली आप 8 बजे वाली क्लास में ज़रूर से ज़रूर आइएगा, क्योंकि यहाँ पर हम डीएसएसबी के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स क्वेश्चन डिस्कस करते हैं डेली। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारी पहली क्लास है डीएसएसबी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट रिलेटेड टू दिल्ली सल्तनत? निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत से संबंधित नहीं था? तो यहाँ पर हमें बताना है जो दिल्ली सल्तनत से संबंधित नहीं थे। यानी इनमें 3 तो हैं दिल्ली सल्तनत से संबंधित थे। मोहम्मद गोरी और गयासुद्दीन बलबन और अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी और गयासुद्दीन बलबन, ये सारे के सारे दिल्ली सल्तनत से संबंधित थे, लेकिन मोहम्मद गोरी दिल्ली सल्तनत से संबंधित नहीं था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा ए। क्या आंसर रहेगा हमारा? ए। मोहम्मद गोरी जो है ये दिल्ली सल्तनत से संबंधित नहीं थे। इन्होंने दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण किया था। ठीक है फ्रेंड्स, मुगल शासक थे। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। डैश सिस्टम वाज gradually extended all over South India during the period of Alexander Reed and Thomas मुनरो। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बताना है अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो के शासन काल के दौरान खालिस्तान व्यवस्था को धीरे धीरे संपूर्ण दक्षिण भारत में विस्तृत किया गया था। तो हमें बताना है जो ये 2 शासक थे अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो, ये 2 जो शासन काल के दौरान, इन दोनों के शासनकाल के दौरान खालिस्तान व्यवस्था, कौन सी ऐसी व्यवस्था थी जिसको धीरे धीरे संपूर्ण दक्षिण भारत में, पूरा का पूरा दक्षिण भारत है जो, उसमें विस्तृत किया गया था। तो ऐसी कौन सी व्यवस्था इनमें से विकसित कर दी गई थी? रेतवाड़ी, यहाँ पर मैंने इंग्लिश में हिंदी में दोनों में लिखे ताकि दोनों जो लैंग्वेज वाले स्टूडेंट्स हैं उनको दोनों को हेल्प हो सके। रेतवाड़ी, स्थायी निपटान या फिर महलवारी या फिर जागीरदारी। तो यहाँ पर क्या आंसर रहेगा? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर रहेगा रेतवाड़ी। क्या रहेगा? रेतवाड़ी थी ये जो है अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो के शासनकाल में, इन दोनों के शासनकाल के दौरान इस व्यवस्था को धीरे धीरे दक्षिण भारत में विकसित कर दिया गया। रेतवाड़ी व्यवस्था क्या थी इसका भी आपको पता होना चाहिए। ये ऐसी व्यवस्था थी रेतवाड़ी व्यवस्था जिसमें किसानों को भूमि का मालिकाना हक प्रदान किया गया। जो रेतवाड़ी है, किसानों को क्या बना दिया गया? मालिकाना हक प्रदान कर दिया गया किसानों को। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। और जो है इसमें यह जो व्यवस्था थी, इस व्यवस्था में मद्रास, मुंबई, कौन से मद्रास, मुंबई जिसको बोलते हैं मुंबई, मद्रास और असम, मुंबई, मद्रास और असम के कुछ भागों में इसको लागू कर दिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, और 1820 कब लागू किया गया रेतवाड़ी को? ये भी आपको पता होना चाहिए। 1820 में गवर्नर जो थे थॉमस मुनरो, ये थॉमस मुनरो थे। थॉमस मुनरो ने 1820 में इसको रेतवाड़ी को लागू कर दिया गया था। इस व्यवस्था को इनके द्वारा लागू कर दिया गया था थॉमस मुनरो, और यह 1820 में लागू कर दी गई और 50% जो भूमि थी उस पर यह लागू कर दिया गया था। लगभग 50% भूमि पर इसको लागू कर दिया था 1820 में। किसके द्वारा? यहाँ पर थॉमस मुनरो के द्वारा। ये होगी रेतवाड़ी की बात। उसके बाद चलते हैं हम थोड़ा सा महलवाड़ी के बारे में भी, महलवाड़ी भी बोलते हैं इसको, महलवाड़ी के बारे में भी थोड़ा पता होना चाहिए आपको। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 1833 में, कब है? 1833 में, और इसको 1820 में लागू किया गया था। ये 1833 में महलवाड़ी। ठीक है, इनसे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने इसको भी थोड़ा डिटेल में बता दिया है। तो 1833 में जो महल ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 1833 में उत्तर प्रदेश और पंजाब, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश और पंजाब और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश में इसको लागू किया गया। और भू राजस्व की प्रणाली थी यह। कौन सी प्रणाली थी? भू राजस्व की प्रणाली थी। और इसमें 30% जो भूमि थी ना,
30% भूभाग पर इसको लागू किया गया। इसको 50% पर लागू किया गया था, इसको 30% पर, और 30% पर लागू किया गया था। इसके पहले कंपनी बंगाल में स्थायी बंदोबस्त, बंगाल में कौन सा बंदोबस्त? स्थायी बंदोबस्त बंगाल में, और जो है मुंबई मद्रास में रियायतवाड़ी लागू कर चुकी थी। मुंबई और मद्रास में रियायतवाड़ी लागू हो चुकी थी 1820 में, और एक जो है कहां पर? बंगाल में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था भी लागू हो चुकी थी। ये हो गया महलवारी के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर दोनों के बारे में इसीलिए डिटेल में बताया क्योंकि इससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, वीडियो में अंत तक जुड़े रहे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? निम्नलिखित में से कौन दूसरी बार भारत के प्रधानमंत्री नहीं बने? तो ऐसे कौन रहे हैं जो दूसरी बार भारत के प्रधानमंत्री नहीं बने थे? तो हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट सर्व एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सक्सेसफुली फॉर ए सेकेंड टाइम पर कौन से प्रधानमंत्री नहीं बने थे? अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, या फिर जवाहरलाल नेहरू, या फिर इंदिरा गांधी? तो यहाँ पर आंसर हमारा 3 का रहेगा, अटल बिहारी वाजपेयी दूसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बने। मनमोहन सिंह भी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने थे, और जवाहरलाल नेहरू भी और इंदिरा गांधी भी, ये दो बार ये प्रधानमंत्री बन चुके हैं, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी एक ही बार प्रधानमंत्री बने थे। तो ये इसमें आ जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी दूसरी बार भारत के प्रधानमंत्री नहीं बने। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। निम्नलिखित में से कौन भारत के पूर्व पहले पूर्व प्रधानमंत्री जो लोकसभा के सदस्य नहीं थे? लोकसभा के क्या नहीं थे? सदस्य नहीं थे। इनमें से ऐसे कौन से प्रधानमंत्री रहे जो लोकसभा के सदस्य नहीं थे? मनमोहन सिंह, या फिर चंद्रशेखर, या फिर पीवी नरसिम्हा राव, या फिर यहाँ पर आंसर रहेगा विश्वनाथ प्रताप सिंह। तो यहाँ पर क्या आंसर रहेगा हमारा? कौन से ऐसे प्रधानमंत्री जो लोकसभा के सदस्य नहीं थे? लोकसभा के सदस्य नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर रहेगा मनमोहन सिंह ऐसे थे जो लोकसभा के सदस्य नहीं रहे थे। मनमोहन सिंह लोकसभा के सदस्य नहीं रहे थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सारे रिपीटेड क्वेश्चन है और ये हो सकता है एग्जाम में दोबारा रिपीट हो जाए, तो इसलिए हम इस तरह के क्वेश्चन, थोड़ा आइडिया भी आपको मिल जाएगा डीएसएस में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी आपको पता लग जाएगा। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए चैनल को, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें क्वेश्चन नंबर 5, ताकि और स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में सफेद पट्टी के केंद्र में स्थित अशोक चक्र क्या दर्शाता है? जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है उसमें जो सफेद पट्टी है, सफेद पट्टी के केंद्र में क्या है? एक अशोक चक्र बना हुआ है। द अशोक व्हील इन द सेंटर ऑफ द व्हाइट बैंड इन द इंडियन नेशनल फ्लैग रिप्रेजेंट्स। तो क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या दर्शाता है? वह धर्म को दर्शाता है, या फिर त्याग को दर्शाता है, या फिर शक्ति और साहस को दर्शाता है, या फिर उर्वरता और विकास को दर्शाता है? तो वह हमारे धर्म को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? धर्म को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत के वित्त मंत्री के रूप में कार्य नहीं किया? तो किसने भारत के वित्त मंत्री के रूप में कार्य ही नहीं किया? इनमें से कौन से ऐसे रहे हैं जिन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में कोई कार्य नहीं किया भारत के लिए? तो हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट सर्व द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया नहीं रहे इनमें से लाल कृष्ण आडवाणी, यशवंत सिंह और पीवी चिदंबर। तो यहाँ पर क्या आंसर रहेगा? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर रहेगा लाल कृष्ण आडवाणी। ये लाल कृष्ण आडवाणी ऐसे रहे हैं जिन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में भारत के लिए कोई कार्य नहीं किया, और यशवंत सिंह इन्होंने भी वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया। चिदंबर ने भी पी चिदंबर ने भी और जसवंत सिंह ने भी, इन्होंने सभी ने फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में कार्य किया है। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं फ्रेंड्स। जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा निश्चित किया गया है, किसके द्वारा? ओलंपिक समिति के द्वारा क्या निश्चित कर दिया गया है? डैश ओलंपिक खेल 2024 की मेजबानी करेगा। तो कौन सा ऐसा है जो है देश जो कि मेजबानी करेगा ओलंपिक खेलों की मेजबानी 2024 में? कब कौन करेगा? पेरिस करेगा, टोक्यो करेगा, या फिर लॉस एंजलिस करेगा, या फिर मॉस्को करेगा? तो कौन करेगा? यहाँ पर इंग्लिश में भी मैं क्वेश्चन को पढ़ देती हूँ ताकि इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स को भी इजी रहेगा। एज डिसाइडेड बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कम्युनिटी डैश वुड होस्ट द ओलंपिक गेम 2024। तो 2024 में कौन होस्ट करेगा?
ओलंपिक खेलों की, यहाँ पर आंसर रहेगा पेरिस। क्या रहेगा इसका आंसर रहेगा पेरिस। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? टेनिस के खेल में सर्विस बॉक्स में गेंद इस प्रकार डाली जाती है कि उसे विरोधी खिलाड़ी अपने रैकेट के स्पर्श या वापस नहीं ले सकते, तो उसे क्या कहते हैं? यानी उसको हिट नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से वो जो है टेनिस खेल में क्या किया जाता है? गेंद को डाला जाता है। तो ये ऐसा क्यों होता है? तो देख लेते हैं। इन द गेम ऑफ टेनिस ए सर्व लैंडिंग इन द सर्विस बॉक्स दैट एन opponent cannot touch or return with his her racket, ठीक है, कॉल्ड। तो क्या कहलाएगा यहाँ पर? इसको कहेंगे एग कहेंगे, फॉल्ट कहेंगे, या फिर लेट कहेंगे, या फिर लोब कहेंगे। तो यहाँ पर आंसर रहेगा एग कहेंगे। इस प्रकार की गेंद को डाला जाता है कि उसको हिट या टच नहीं कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं एग। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? बहाई मंदिर कहाँ स्थित है? ये जो बहाई मंदिर है, द बहाई टेम्पल इज लोकेटेड इन, तो कहाँ पर लोकेटेड है बहाई मंदिर? यह नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली, मथुरा में है, उदयपुर में है, या फिर तंजावुर में है? तो यह है नई दिल्ली में। कहाँ पर है? बहाई मंदिर है नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 10, अक्षेत्र का उसी क्षेत्र से संबंधित कला के संबंध पारंपरिक रंगमंच स्वरूप का मिलान करें। तो यहाँ पर जो कला है उसका संबंध अक्षेत्र से, यहाँ पर हमें इंटररिलेट करना है, मैचिंग करनी है। मैच द एरिया विद द रिस्पेक्टिव ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म ऑफ आर्ट बिलोंग टू दैट एरिया। तो यहाँ पर हमें कुछ आर्ट्स दे रखी हैं, उनको उनके एरिया से हमें इंटररिलेट करना है। जैसे यक्षगान है, यक्षगान का संबंध किससे है? यक्षगान का संबंध है हमारा कर्नाटक। सबसे पहले यक्षगान पर क्यों गया? क्योंकि यक्षगान का हमें पता है ये कर्नाटक में है। और ये है भांड पाथर। भांड पाथर है किससे रिलेट है? और बवाई किससे रिलेटेड है? यात्रा किससे रिलेटेड है? हमें ये बताना है। तो 10th का हमें ऑप्शन जल्दी से, जो यक्षगान है इसको पहले जो आता है उसको मिला लेते हैं ताकि हमें इजी रहता है। तो ये रहेगा एच, ठीक है फ्रेंड्स। और यक्षगान के अलावा उसके बाद आते हैं हम भांड पाथर। भांड पाथर का संबंध है कश्मीर से। किससे है? भांड पाथर का संबंध है कश्मीर से। और यात्रा का संबंध है पश्चिमी बंगाल से। यात्रा का संबंध है पश्चिमी बंगाल से। और भवाई का संबंध है गुजरात से। ठीक है फ्रेंड्स, ये बिल्कुल अच्छे से याद कर ले। इस तरह के क्वेश्चंस हमारे DSSB में पूछे जाते हैं और यहाँ पर 0.25 नेगेटिव मार्किंग भी रहती है फ्रेंड्स। यहाँ पर देख लेते हैं एक बार दोबारा से। भांड पाथर है इसका, ये है कश्मीर का, ठीक है, कश्मीर का है भांड पाथर। और ये यक्षगान है कर्नाटक का, ठीक है। और भवाई है, यह है गुजरात का। और यात्रा है ये पश्चिमी बंगाल का। आई होप क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारा सेट नंबर 1 रहेगा और इसी तरह के क्वेश्चंस आप देखने के लिए जल्दी से चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, ख्याल रखें अपना। अपनी 3 बजे भी क्लास रहती है साइंस जीके की और शाम को हम करते हैं जीके। ओके, बाय बाय, टेक केयर।